बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, सियासी मंजरनामा इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं और दिन गुजरने के साथ साथ हमारा सियासी मंजरनामा भी बड़ी तेज़ी के साथ बदल रहा है और सियासतदानों की कोशिशें जो हैं इलेक्शन के हवाले से वो तेज़ से तेज़ तर होती चली जा रही हैं। और इसी सियासी मंजरनामे में अब सियासी पार्टियों ने अपने मंशूर का भी ऐलान करना शुरू कर दिया। अगर हम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बात करें तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ज़रूरी मुल्क बनाएंगे और पाकिस्तान की तकदीर को संवारेंगे और पाकिस्तान के मुकद्दर को बिल्कुल बदल कर रख देंगे। और बड़े बड़े दावे किए हैं उन्होंने और साथ में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को ठीक करने का जो तरीक़ेकार है वो हमें ही पता है और वो फार्मूला जो है वो हमारे पास ही है और हम आएंगे तो फिर मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। और इस सारी सूरत हाल में देखना यह है कि आने वाले इलेक्शन में ये जो नई सियासी मंजरनामे पर नई पार्टियां जो बनी हैं और नए उभरने वाली जमातें हैं और इनमें सारे के सारे चेहरे तकरीबन वही पुराने हैं, वही आजमाए हुए लोग हैं जो दीगर पार्टियों में मौजूद रहे हैं। अगर पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस की बात भी करें तो उस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि इलेक्शन में क्या सूरत हाल होने वाली है और परवेज खटक साहब क्या कारनामा करके दिखाने वाले हैं 2024 के इलेक्शन में। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि बार बार देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब अपने पुराने जख्मों को भी याद करते हैं, उनको बार बार दोहराते भी हैं और फिर वजीर आजम के मनसब को लेकर भी उनके बहुत से बयानात हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हिकमत अमली है वो भी बड़े जारहाना मिजाजी की तरफ दिखाई दी। लेकिन हमने देखा कि पहले लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हुई, फिर उसके बाद पुरानी सियासत और नई सियासत की बात हुई और फिर उसके बाद हमने अचानक से एक बहुत बड़ा टिल्ट देखा और ये भी खबरें देखने को मिली और सुनने को मिली कि बाप बेटे में कहीं इख्तलाफ हो गया, फड्डा हो गया। लेकिन फिर सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि मामलात एक ही तरफ जा रहे हैं। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने दीगर सियासी जमातों के साथ राब्ते बढ़ाने के लिए कमेटी जो है वो तश्कील दे दी है। ये क्या बात जाहिर करती है और क्या वो भी अब इसी तरफ सोच रहे हैं? और सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और क्या अवामी मसाइल का हल इन सारे सियासतदानों के पास मौजूद है? मुल्क की मईशत संभलेगी और जमहूरी रवैयों को क्या ये हमारी तमाम की तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपना सकी हैं? तो आज के पूरे प्रोग्राम में इन मौजूआत का हम अहाता करने की कोशिश करेंगे। और नाजरीन, आपके लिए और खासल खास आपके लिए मैसेज है इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से कि मुल्क में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो चुका है। 27 नवंबर से ये मुहिम जो है शुरू हो चुकी है और 3 दिसंबर तक ये मुहिम जो है चलती रहेगी। और आपकी वालिदैन की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं और इस मुल्क को इस पोलियो वायरस से निजात दिलाएं। क्योंकि अगर आपने अपने मुल्क के मुस्तकबिल को बचाना है, आपने अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाना है, तो फिर हर सूरत में पोलियो को भगाना है। सियासी मंजरनामे पे गुफ्तगू करने के लिए अपने मेहजबानों का आपसे तारुफ करा दूं तो जनाब नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। जनाब अजीम चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर तज्जियाकार हैं। और जनाब इब्राहिम बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार और कानूनदान भी हैं। तीनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। नज़ीर लगारी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। सर, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी अपना मंशूर दे दिया, दीगर नई आने वाली जो पार्टियां हैं वो मंशूर दे रही हैं, लेकिन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में मंशूर देते हुए उन्होंने बहुत से वादे किए। उन्होंने कहा कि मुल्क को दोबारा से ज़रूरी मुल्क बनाएंगे, मुल्क की तरक्की के जो है हम ही करने वाले हैं और बड़े बड़े दावे वादे कर दिए उन्होंने अपने मंशूर के अंदर। लेकिन उन्होंने एक बात भी कही कि मुल्क को ठीक करने का जो फार्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ही है। तो आप फरमाइएगा कि क्या हम ये समझें कि वो इस्तेकाम पाकिस्तान ने वो फार्मूला फाइंड आउट कर लिया है, ढूंढ लिया है, जो बाकी सियासी जमातों को आज तक नहीं मिल सका? और जब यही लोग, क्योंकि नई जमात तो है लेकिन चेहरे वही पुराने हैं, जब ये इक्तदार में थे तो क्यों नहीं मुल्क का मुस्तकबिल संवार पाए? बहुत शुक्रिया। एक तो दो चीज़ें हैं, हमारे सामने जब नज़रियात आए थे तो दो किस्म के नज़रियात हमारे सामने आए थे। एक मौलाना अबुल आला मौदूदी थे और उनके साथ इत्तेहादी नहीं थे लेकिन अलग पार्टियों में इस्लाम के दावेदार थे। जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना मुफ्ती महमूद और जमीयत उलमा पाकिस्तान के जनाब शाह अहमद नूरानी साहब। और एक और नुक्ता नज़र जो बिल्कुल सामने था वो था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, जिन्होंने कहा था कि इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारी सियासत है, सोशलिज्म हमारी मईशत है और ताकत का सरचश्मा अवाम है। ये इस नारे के साथ वो आए थे और इस पूरे के पूरे इसमें और मशरकी बाजू में एक अलहदगी के 6 नुकाती फार्मूले पर वो शेख मुजीबर रहमान आए थे। उसमें यह था कि झंडा अलग होगा, मुल्क के दोनों हिस्सों का तराना अलग होगा, फौज अलग होगी, परचम अलग होगा। ये सारा कुछ जो था वो अलग-अलग। और लोग, ये हमारे यहाँ भी लोग अब भी कहते हैं, भाई वो उसको इक़्तिदार क्यों नहीं दे दिया था आपने? अच्छा, ये इक़्तिदार के लिए नहीं हुए थे इलेक्शन, जो आज से 50-53 साल पहले हुए थे, वो आइन साज़ी, उनका बुनियादी मकसद ये था कि वो 120 दिनों के अंदर आइन तैयार करेंगे।
लेकिन मुजीब रहमान ये चाहते थे कि सिर्फ मेरे 6 नुकात पर जो है वो आइन बनेगा, इसके अलावा और कोई चीज ना सुनूंगा। कार्टून छपा था जिसमें कान, आंखें और मुंह बंद किया हुआ था, कुछ ना सुनूंगा, कुछ ना बोलूंगा और कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं देखूंगा सवाए 6 नुकात के। ये बहुत मशहूर बातें हैं। तो अब उसके बाद जो है आज नजरियात की बातें हो रही हैं, और नजरियात की बातें कौन कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जो पिछले तीन साढ़े तीन साल तक, 4 साल तक हुकूमत में शामिल थे। वो दस्त बादू बने हुए थे। इमरान खान उनके साथ, बल्कि इमरान खान को इक़्तिदार दिलाने वाले इस्तेकाम पाकिस्तान वाले लोग थे। इन्होंने जहाज चलाए थे, इन्होंने जहाज चलाकर लोगों को उठा उठा कर उनके गले में वो 2.5 रंग का वो दुपट्टा डालकर जो है वो जाकर उनको कहा था कि जी आप हमारे साथ शामिल हो गए हैं। तो इक़्तिदार उनको मिला था, और इसलिए कि वो इक़्तिदार की किसी और के लिए कोशिश कर रहे थे। अब वो अपने इक़्तिदार के लिए कर रहे हैं, लेकिन वहां से निकल आए हैं। तो वहां से निकल आने के बाद अब उनकी क्या पोजीशन है, ये तो वक्त बताएगा, या वो बताएगा। और दूसरी बात यह है कि 2 अहम तरीन शख्सियात जो है इस इलेक्शन के मैदान में, मुझे उनके बारे में नहीं मालूम है और कि उनका क्या होता है। इसलिए कि मुझे नहीं मालूम कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला अगर किसी मामले में हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट को फैसला दे चुकी है, और उसके बाद मैं उस फैसले के से इत्तेफाक करूं न करूं, इससे कतई नजर जाहिर एक फैसला हो चुका है, और उसके बारे में उसकी नजरसानी की अपील भी जो है वो मुस्तरद हो चुकी है, और नजरसानी की अपील भी रिजेक्ट हो चुकी है। तो उसके बाद पोजीशन ये है कि जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और जनाब जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो इंतखाबात लड़ने के लिए ताहयात नाअहल हो चुके हैं। कोई मुआवजा होगा, कोई आइन का कोई बहुत बड़ा कोई वो, अगर ये असम्बलियां मौजूद नहीं है कि आइन में कोई तरमीम कर सकें, ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं है। तो कैसे इलेक्शन में जहांगीर तरीन साहब इलेक्शन में कैसे जाएंगे, कैसे जाकर इलेक्शन लड़ेंगे, कैसे इस मुल्क में तब्दीली लाएंगे, और वो फार्मूला जो उनके पास है और किसी के पास नहीं, उस फार्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे, ये हमें मालूम नहीं है। अच्छा नज़ीर लगारी साहब, मैं आता हूँ आपकी जानिब। आपने जो सवाल उठाए हैं इनको लेकर जनाब अजीम चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अजीम चौधरी साहब फरमाइएगा, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? सारे इलेक्टेबल्स वहाँ पे मौजूद हैं, अभी ताज़ा पार्टी बनी है और जैसे बनी है वो भी आपके सामने है। जो लोग इसमें शामिल हैं वो सारे के सारे आजमाए हुए हैं। अवाम में भी इन्हें उतनी ही पजीराई मिलेगी जितना वो समझते थे कि उन्हें पहले हासिल थी? बहुत शुक्रिया आपका। मेरे पास कोई गैब का इल्म नहीं है। मैं तजिया कर सकता हूँ उन बातों पर जो मेरे सामने वकूफ़ पजीर हुई हो या पहले वकूफ़ पजीर हो चुकी हों, और मैं उनके बारे में एक राय रखता हूँ। मैं आने वाले हालात के हवाले से कोई चीज़ प्रेडिक्ट करके नहीं दे सकता। मैं माफ़ी चाहता हूँ। इस सब के बावजूद मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ। मैं चाहता नहीं कि मेरे सीनियर हैं नज़ीर लगारी साहब कि मैं उनकी बातों को कंट्राडिक्ट करूं, लेकिन ये मजबूरी है कि अगर माजी के हवाले से ही बात करनी मकसूद है तो फिर ये भी देख लिया जाए कि वो लोग जिन्होंने अयूब खान के इक़्तिदार को दमाम बख्शा था उनमें कौन कौन लोग मौजूद थे। कितनी उम्र थी पीपल्स पार्टी की जब वो 70 के इंतखाबात में आई? किसने ये नारा लगाया था कि इधर तुम उधर हम? किसने उन 6 नकात पर जाके निगोशिएशंस की थी? कौन था जो हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठने से इनकारी था? कौन था जिसकी पंजाब में अक्सरियत आई थी और फिर वो गुम हो गई? कौन था जो पाकिस्तान में सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बना था? मैं इस बहस में जाना ही नहीं चाहता, लेकिन ये सब चीज़ें भी हकायक हैं और पाकिस्तान की ज़मीन इनसे वाकिफ़ है। लिहाजा इस बहस में जाने की हमें ज़रूरत नहीं होती। और अगर हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर ये बात करना चाहते हैं तो मैं तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं हूँ, मेरा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं। मैं इन पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता। क्या होगा इस्तेकाम पार्टी के साथ, इसका फैसला आवाम करेंगे। उन्होंने जो मंशूर दिया है वो अभी तक मैं पढ़ नहीं सका, मैं उस पर भी कोई बात नहीं कर सकता, और जब पढ़ लूंगा तो ज़रूर आपकी खिदमत में गुजारिश करूंगा कि क्या हल हो सकेगा और क्या नहीं हो सकेगा। लेकिन पाकिस्तान में ना मईशत जो थी वो सोशलिज्म पर आई, ना इस्लाम को उन्होंने दीन के तौर पर आगे बढ़ाया, ना पाकिस्तान में उस तरह की कानून साजी हुई। ये सब पॉलिटिकल पार्टीज के स्टंट्स होते हैं, उनके नारे होते हैं। मैं और आप उनको समझते हैं, लेकिन हम आंखें बंद कर लेते हैं कि हम ना कुछ देखें, जबान बंद कर लेते हैं कि ना कुछ कहें, कान बंद कर लेते हैं कि ना कुछ सुने। वो सुने जो हमें अच्छा लगे, वो कहें जो दूसरा सुनना चाहे, और वो देखें जो हमें दिखाना मकसूद हो। जी।
सही अजीम चौधरी साहब, जिस तरह आपने फरमाया कि सारी सूरत हाल में जिस तरह इन्होंने बयानिया भी दिया है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दावे भी वही हैं, वादे भी वही हैं, लेकिन सवाल वही है कि ये आजमाए हुए हैं और बार बार इन्होंने कहा कि अवामी पजीराई के हवाले से ही, क्योंकि आपने कहा कि मैं पूरी सिचुएशन को देख कर ही तज्जिया कर सकता हूँ, तो क्या अवामी पजीराई उतनी ही है जितनी पहले थी? मैंने कल देखा टीवी पर खबरनामे में कि उन्होंने कामुकी में एक जलसा किया और उसमें माकूल तादाद थी लोगों की। मैं बहुत भारी अक्सरियत या बहुत बड़ी तादाद तो नहीं कहना चाहता, लेकिन उससे पहले भी जो उन्होंने जलसे किए उनमें माकूल लोग नजर आ रहे थे। कम से कम पेशावर में जो जलसा हुआ था उससे तो ज्यादा लोग थे कल कामुकी में, जो लाहौर में हुआ था उससे बहुत कम थे। मैं इस पे प्रिडिक्ट नहीं करना चाहता, मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इतना आपसे जरूर गुजारिश कर दूं कि पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में अब तक जितना मैं समझ सका हूं वो ये है कि जमहूरियत के नाम पर भी एक आमरीत होती है, वो फर्द की आमरीत होती है, एक फर्द की आमरीत होती है, और उस आमरीत से कोई डिफरेंट नहीं होती जिस आमरीत के नतीजे में पाकिस्तान में आइन की बहाली की बात की जाती है। यहाँ भी पाकिस्तान में लोगों ने इस बात की कोशिश की कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह अमेंड कर लें कि जब जी चाहे प्राइम मिनिस्टर जो क्लॉज चाहे उसको सस्पेंड कर दे अनलिमिटेड टाइम के लिए। पाकिस्तान की ये सब एफर्ट्स हुई हैं। पाकिस्तान की जमहूरी तारीख तो है ही नहीं, पाकिस्तान की नींद जमहूरी तारीख अच्छा में चौधरी साहब, मैं जमहूरियत के हवाले से आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूं क्योंकि वक्त कम है। सर आवाज़ का थोड़ा सा इशू आ रहा है, मैं जमहूरियत के हवाले से भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूं। जनाब इब्राहिम बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बेग साहब फरमाइएगा, दोनों मुअज़्ज़िज़ साहिबान ने माजी का हवाला भी दिया है, माजी का जिक्र भी किया है, आज तक हमारा सियासी निज़ाम जो है मुस्तहकम और मौसर क्यों नहीं हो सका? देखिए, पहली बात तो ये है कि माजी को थोड़ा सा जितना मैं टच करूंगा वो एक पॉइंट होगा कि शेख मुजीबर रहमान का ना मंशूर गलत था, ना उसकी कोई बात गलत थी, ना वो इलेक्शन गलत थे। उसने जितनी बातें की थी वो बिल्कुल सियासी थी, कौमी बातें थी और उन बातों को माना जाना चाहिए था। और बाद में हमने देखा कि उनकी जो बातें नहीं मानी गई उसके नतीजे में एक बड़ा मिसहैप हुआ और उस मिसहैप के नतीजे में हमें शर्मसार होना चाहिए, हमें सुरखरू वो बातें नहीं करती। इसलिए शेख मुजीबुर रहमान साहब को उन तमाम चीज़ों में जो उस वक्त कही गई और बाद में उसका रिजल्ट भी आ गया, मैं जस्टिफाइड समझता हूँ। इल्ज़ाम किसी पे नहीं देना चाहता सिवाय इसके कि जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं, जो पार्टी आपने ये देखी है इस्तेकाम पार्टी, आपने खुद एक लफ्ज इस्तेमाल किया है कि ताज़ा ताज़ा पार्टी बनी है। देखिए, ताज़ा ताज़ा हम दूध देखते थे कि दूध ताज़ा होता है, खाना ताज़ा होता है, तैयारी कोई ताज़ा ताज़ा होती है। ताज़ा पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हुआ करती। पॉलिटिकल पार्टीज अपने बैकग्राउंड के साथ होती है, अपने मंशूर के साथ होती है, प्रो पीपल पार्टीज होती हैं, लोगों के लिए मंशूर बनाती हैं, उसकी कंट्रीब्यूशन में हिस्सा लेती हैं, लोगों को डिलीवर करती हैं। इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। बेग साहब मजीद बात करते हैं तो फिर तो इसको सियासतदानों की कमजोरी गिरदाना जाए, इस पर मजीद बात करते हैं। ब्रेक का कहा जा रहा है, नाज़रीन ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी नाज़रीन। इलेक्शन करीब हैं और सियासी मंजरनामा बड़ी तेज़ी से बदल रहा है और सियासी मंजरनामे पर नई उभरने वाली जमातों के हवाले से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। नज़ीर लगारी साहब, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मुस्तकबिल के हवाले से भी आपने बात की। सर ये फरमाइएगा कि एक तरफ तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, दूसरी तरफ PTI पार्लियामेंटेरियन का मुस्तकबिल क्या देखते हैं और KP के हवाले से KP में इलेक्शन जीतने में कामयाब हो पाएगी? दोनों पार्टियों का एक जैसा मुस्तकबिल होगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा, इसलिए कि एक पार्टी से निकलकर कई पार्टियां बन रही हैं और लोग वही हैं, चेहरे वही हैं, देखे वाले हैं, लोग इनको देख चुके हैं और इन सब लोगों ने मिलकर जिस लीडरशिप को अपना लीडर माना, उनकी कामयाबी और नाकामी में शरीक रहे हैं, उनके मादी के और हाल के तमाम रवियों में वो साथ रहे हैं और 9 मई से पहले सारे के सारे, चंद एक छोड़कर, मैं जहांगीर तरीन साहब बहुत पहले अलग हो चुके थे और कई लोग अलग हो चुके थे, जो अलग हो चुके थे उनके अलावा बहुत से लोग जो बाद में शामिल हुए वो तो 9 मई से पहले तो इनके हाथ चुकते थे और इनको निजात दहंदा कहते थे। बाद में वो एक तरफ हो गए चूंकि अब उनके साथ चलना मुमकिन नहीं रहा था। तो दोनों पार्टियां बिल्कुल एक जैसी ही हैं और एक ही जैसे उसका जो नतीजा होगा सब दोनों के लिए एक जैसा होगा।
और उसमें कोई मुझे बहुत ज्यादा चमकदार चीज नजर नहीं आ रही है, कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही जिससे लगे कि जनाब ये तो बहुत ही कमाल कर देंगे, ऐसा कोई ऐसी ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ। अच्छा सर, ये भी फरमाइएगा कि नून लीग जिस तरीके से इत्तेहाद की पॉलिसी को लेकर गामजन है, तो क्या वो इन जमातों के साथ इत्तेहाद की तरफ जाएगी? ऐसा दिखने में लगता है या नहीं? इंतखाबी इत्तेहाद नहीं बनेगा, मुझे ये लग रहा है कि इंतखाबी इत्तेहाद नहीं बनेगा और नून लीग जो है वो अपने तौर पर इलेक्शन लड़ेगी और नतीजा आने के बाद ही फैसला करेगी। जो दावे किए जा रहे हैं कि 120 100 ये सारे के सारे ये सब दावे ही हैं और इन दावों की कोई हकीकत नहीं है और असल तस्वीर जो है वो मुख्तलिफ होगी। लेकिन मतलब ये नहीं है कि पार्टी, ऐसा मतलब ये नहीं है कि अब भी वो एक बड़ी पार्टी है। लेकिन सर, अभी अगर जावेद लतीफ साहब के बयानात को देखा जाए और दीगर नून लीग के रहनुमाओं के बयानात को देखा जाए, तो वो कहते हैं जी कि हमारे लिए तो कोई रेड कारपेट नहीं बिछाया गया, लेवल प्लेइंग फील्ड अगर की बात हो रही है तो वो हमें भी उसी तरीके से देनी चाहिए जिसके ऊपर दीगर सियासी जमातों को भी तशवीश है। और अभी भी वो कहते हैं कि रेड कारपेट नहीं है। नहीं, उनके लिए तो रेड कारपेट का मतलब तो शायद वो उससे बढ़कर होगा, 2018 से बढ़कर अगर कोई चीज होती है वो डिक्लेयर कर दिया जाए कि आप नॉमिनेशन दाखिल करें और हम आपको कामयाब डिक्लेयर कर देते हैं। इलेक्शन कमीशन ये ऐलान करते हैं कि जिन जहां जहां नून लीग ने नॉमिनेशन दाखिल किए हैं वो कामयाब हो गए, तो उनके लेवल प्लेइंग फील्ड ये होगा। मैं कह रहा हूं कि उनके साथ ज्यादती हुई 2018-2017 में, उनके साथ बड़ी ज्यादती हो गई, बड़ी बड़ी उनके साथ एक हद तक ये कहा जा सकता है कि जुल्म हुआ था। जिस तरह से उनकी हुकूमत को खत्म किया गया, जिस तरह से उन्हें ताहयात नायल किया गया, ये ठीक नहीं था, ये मुनासिब नहीं था, ये सियासी अमल नहीं था, ये गलत था। और लेकिन जिस तरह से रिवर्स किया जा रहा है चीजों को, वो उससे ज्यादा गलत है। उससे ज्यादा बुरी बात है कि आप उन तमाम चीजों को, जिस तरह से एक अमल हुआ था और चूंकि एक तराजू और एक चीज उनके हाथ में थी करने वालों के, और करने वाले जो है इंतहाई अहम तरीन और आला तरीन मनसब पर बैठे हुए थे और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए थे और नायल करार दे रहे थे। हालांकि उनने नीचे की सारी आर्टिकल 10A की खिलाफवर्जी हुई और उनको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत उनके ट्रायल नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल किया, फिर फैसला भी कर दिया और फिर मारियो पूजे के नावल लिखा गया। सही यानी इस सूरत हाल में सारे जो आप तराजू के पढ़ रहे हैं वो नून लीग को भी बराबर होते दिखाई दे रहे हैं। सर, मजीद आपसे पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूं। जनाब अजीम चौधरी साहब, सर फरमाइए, आपने जमहूरी रवैयों की बात की, पाकिस्तान में जमहूरी रवैये क्यों नहीं मुस्तहकम हो पाए और क्यों नहीं जमहूरियत उस तरीके से पनप पाई जिस तरह से जमहूरियत को बयान किया जाता है? सवाल के दो तरह से जवाब हो सकते हैं। एक जवाब इस तरह से हो सकता है कि पाकिस्तान में मार्शल रखते रहे, और दूसरा जवाब ये हो सकता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज का रूप ही नहीं धार सकी। आप जिस पे कहें मैं बात कर दूं। सर, आप पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से बयान दीजिए, क्योंकि सियासतदानों के रवैयों को अगर देखा जाए तो वो खुद जमहूरी रवैयों को अपना नहीं पाए। मैंने आपसे पिछले सेगमेंट में गुजारिश की थी कि पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पर आमरीत होती है। पॉलिटिकल पार्टी में कोई शख्स आसिफ जरदारी साहब की मर्जी के बगैर, मियां नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर या इमरान खान की मर्जी के बगैर उनकी पार्टी का कोई शख्स कोई चीज कह दे, कोई फैसला कर दे, तो क्या उस पर अमल किया जाएगा? नहीं किया जा सकता। जितना कितना मैं जानता हूं, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर एक किचन कैबिनेट बनती है जो तमाम फैसले करती है और बाकी सब लोग उन पर अंगूठा लगाते हैं। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की सूरत में या जो भी उनकी जनरल काउंसिल हुई, जिस सूरत में भी, वो सिर्फ उस पर स्टैंप लगाते हैं और फैसला करने वाले चंद लोग होते हैं और बसा औकात एक शख्स होता है जो अपनी मर्जी के मुताबिक चीजें कहता है और पौना घंटा कैबिनेट की मीटिंग में खुद बोलता है। 1 घंटे की मीटिंग होती है, 15 मिनट में बाकी कैबिनेट के वज़ीर अपनी राय देते हैं, बंद लिफाफे पे वोट डाल देते हैं। क्या ये जमहूरियत है? क्या कहूँ इसको? क्या ये बुनियादी वजह है कि मुल्क में भी आज तक जमहूरी कदरें बहाल नहीं हो सकें? वजह यह है कि हमारे रवैये ही जमहूरी नहीं है। हमारी तरबियत में जमहूरियत मौजूद ही नहीं है। हम जमहूरियत पर चलना ही नहीं चाहते। जमहूरियत में तहम्मुल है, बर्दाश्त है, दूसरे का नुक्ता नजर है, दलील है, मुबाहिसा है और वहां एहतसाब है। यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है। यहाँ तो कौमी असम्बली या सेनेट या सूबाई असम्बलियां जिन सरकारी अफसरान का एहतसाब कर सकती हैं वो उनको प्रोटेक्ट करने पे लगी हुई होती है। पॉलिटिशियंस ब्यूरोक्रेट्स के मातहत होते हैं। बज़ाहिर तो हुक्मरानी पार्लियामेंटेरियंस की होती है, लेकिन मैंने तो उनको क्लर्क के तौर पर ही काम करते देखा है कि जो उनको ब्रीफ बनाकर दे देते हैं ब्यूरोक्रेट्स, वो उस ब्रीफ को लेकर जिंदगी मौत का सवाल बना देते हैं।
सही, यानी कि हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ। इब्राहिम बेग साहब आप भी फरमाइएगा, आपने आसिफ अली जरदारी साहब का हवाला भी दिया और उनकी गुफ्तगू का हवाला भी दिया। सर ये बताइए तो फिर इस सारी बात से ये अखज़ किया जाए कि ये सियासतदानों की कमज़ोरियाँ हैं कि वो इशारों के मुंतज़िर मौजूद है। देखिए ना, आसिफ जरदारी साहब की मैंने इसलिए मिसाल दी कि बिल्कुल ताज़ा मिसाल है कि चेयरमैन बिलावल है और बिलावल ने हमेशा साबित किया है कि ही इज क्वाइट कैपेबल, काबिल है, हमेशा पॉलिटिकली सही बोलता है, हमेशा मैच्योर बयानात देता है। 16 महीने की उसका इंतहाई कठिन एक मुश्किल तरीन मिनिस्ट्री में उसने काम किया है। उसने दुनिया जहान के फोरम में ये साबित किया है कि वो चीजों को डील कर सकता है। फिर भी आप उसे देखने के बावजूद, दुनिया जहान के मानने के बावजूद, अगर उसे बच्चा कह के ओपनली उसकी तौहीन करते हैं या शटअप कॉल देते हैं तो इसका मतलब है खुशामद के अलावा कुछ नहीं है। ब्रेक का कहा जा रहा है, माजरत के साथ ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन ब्रेक पर जा रहे हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी नाज़रीन। सियासी मंजरनामे सियासी जमातों के हवाले से गुफ्तगू जारी है और MQM के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि इस सारे मंजरनामे में MQM का भी बहुत अहम किरदार है, हुकूमतों के साथ इत्तेहाद के हवाले से भी। और अभी भी इलेक्शन करीब हैं तो नून लीग के साथ जिस तरीके से इत्तेहाद हुआ और मामलात आपने देखे और फिर उसके साथ हमने देखा कि इख्तलाफ राय का भी लफ्ज़ हमें सुनने को सामने आया कि ये जो इत्तेहाद हो रहा है ये आगे मुस्तकबिल में कितना चल सकेगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जहाँ जनरल इलेक्शन की बात हो रही है तो वहाँ अचानक से बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बात भी करना तो काबिल गौर बात है। ये नज़ीर लगारी साहब आपसे जानना चाहूँगा सर, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने और MQM की तरफ से बल्दियाती इंतखाबात का जो है बात करना, वो भी अचानक से जब जनरल इलेक्शन की सारी बातें हो रही हैं और साथ वो ये कहते हैं कि इख्तियारात जो हैं वो अवाम के हाथों में जाना चाहिए। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से और बल्दियाती निज़ाम की अहमियत क्या है, किस सिनेरियो में आप देखते हैं इसको? सवाल ये है कि बल्दियाती इंतखाब से इन्होंने क्यों बाइकाट किया था जी, क्यों इलेक्शन छोड़ दिए थे, क्यों इन्होंने मैदान साफ करके एक तरफ चले गए थे। और मैं कम से कम ये समझने को मेरा ख्याल है कि अगर मैं ये समझता हूँ चाहे दीवार नजर आ रहा था, इन्हें मालूम हो गया था कि जनाब अब उनके साथ क्या होने वाला है। जब कहीं और बैठे हुए किसी शख्स ने कहा बाइकाट, तो जिन सीटों पर ये हजारों नहीं लाखों तक पहुंच जाते थे वहां पर 2000 वोट भी नहीं लिए। तो इनकी अपनी हैसियत मालूम हो गई और उस वक्त इन्होंने बाइकाट कर दिया और सियासी अमल से बाहर हो गए। और बहुत ही और किस्म के लोग आए जिनका फील्ड नहीं थी, जिनके पास उन्हें नहीं होना चाहिए और नहीं बन सके ना वो लोग जो उनकी जगह पर मुंतखब है। उन्होंने क्या किया? बात यह है कि आप अगर मैदान को छोड़ देते हैं, जमात इस्लामी एक दफा जमात इस्लामी के एक नारा भाई आप बार छोड़ देते हैं, इलेक्शन के मौके पर आप इलेक्शन से राह फरार अख्तियार करते हैं। 2002 के इलेक्शन के बाद आप मजलिस अमल बनाई और आपने कराची में बड़ी सीटें हासिल कर ली। उसके बाद क्या हुआ? 2008 के इलेक्शन का बाइकाट कर दिया, 2013 के इलेक्शन का बाइकाट कर दिया, 2018 के इलेक्शन में आवाम ने बाइकाट कर दिया। एक जमात इस्लामी से कोई भी हाउस में नहीं जा सका। ये कोई बात हुई भला? इन्हें अगर इस तरह से आपने सियासत करनी है तो फिर अगर MQM भी जमात इस्लामी की पैरवी करेगी और इसी तरह से सियासत करेगी, मैदान छोड़ देगी, तो उनके लिए कोई लोग नहीं है कैसा उनके लिए सीटें लेकर बैठे होंगे कि जनाब आइए हम आप तशरीफ लाइए, आइए आपको स्पेस देने को तैयार है। सियासत के लिए स्पेस आपको अवेल करनी होती है। इनने सियासत के लिए मौजूद स्पेस को खत्म किया। नतीजा क्या हुआ? उससे पहले भी ये हो चुका है। जब इनको पता था कि 9-0 उनका मरकज है, वहां से उन्होंने वो इलेक्शन हारा और उसके साथ फेडरल ब्यूरो से हारा। उसके बाद जो है वो बाद के सीटों से हारे, नाज़िमाबाद से हारे, नाज़िमाबाद से हारे, शहर के बेशतर इलाकों से हारे, 14 सीटें अपनी गंवा दी। और अब वो कह रहे हैं कि हम सियासत में बल्दियाती इदारों के जरिए आएंगे। तो आप इंतजार कीजिए ना, अभी तो 4 साल आपको और इंतजार करना होगा। इंतजार कीजिए, फिर आएंगे बल्दियाती इलेक्शन की तरफ। अभी तो बल्दियाती इदारे मौजूद हैं, पूरे सिंध में मौजूद हैं और काम कर रहे हैं। तो अब बल्दियाती इदारों में आप आकर आप क्या करेंगे? आप बल्दियाती इदारों के लिए एलियन हैं, अजनबी हैं और आपका वहां कुछ भी मौजूद नहीं है।
यानी कि इसको सियासी कार्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अजीम चौधरी साहब, सर फरमाइएगा, बलदियाती इंतखाबात के हवाले से अचानक इससे गुफ्तगू करना जब हम जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, और साथ आपसे मैं ये बुनियादी सवाल जानना चाहता हूँ कि इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली की बात की जा रही है, लेकिन जब यही जमातें इक़्तिदार में होती हैं तो ना ये बलदियाती इंतखाबात करवाती हैं, और अगर दूसरे सिनेरियो में भी देखा जाए इख्तियारात की मुंतकिली के हवाले से, तो वो भी कभी हमने अमली जामा पहनते हुए उसको नहीं देखा। हमारे मुल्क का दस्तूर ये कहता है कि वफाक में एक हुकूमत होगी, सूबे में एक हुकूमत होगी और हर शहर में एक हुकूमत होगी। वह हुकूमतों का निज़ाम 3 सतह पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वाज़े करता है, और जो मकामी हुकूमत है, जिसको शहर की हुकूमत मैं कह रहा हूँ, वहाँ भी असेंबली ही काम करेगी जिस तरह बाकी असेंबलीज करती हैं सूबे की या मरकज़ की। जिस वक्त इख्तियारात की तकसीम का मामला था तो तब ये कहा जाता था कि शहरों की आबादी और शहरों की पसमानदगी के हवाले से शहरों के पास इतने वसाइल नहीं होते और हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें उनको नहीं देती और वफाक सूबाई हुकूमतों को नहीं देता। लिहाजा पाकिस्तान में इख्तियारात की तकसीम के मामले को हल किया जाए। चलो, उसको हल कर लिया 18वीं तरमीम में, जैसा भी किया गया वो हल एक हो गया। और ये कोई हरफ आखिर नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें वक्त के साथ ज़रूरत के मुताबिक तरामीम की गुंजाइश मौजूद होती है, इसीलिए उसमें तरमीम का एक तरीका कार बताया गया हुआ है। जिस तरह मुख्तलिफ अदवार में, मतलब खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में 5-6 तरामीम हुई थी, तो वो इसीलिए हुई थी कि वो वक्त की ज़रूरत थी। अदरवाइज वो तो पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान थे, और पाकिस्तान का उस वक्त का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो ये इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन था। इसके तहत भुट्टो साहब इक़्तिदार में मौजूद थे, और फिर ये 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में बदला, और 73 का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि 3 तरह की हुकूमत हो। चाहिए तो ये कि जिस तरह नेशनल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड होता है, इसी तरह प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड जो है, वो अपने शहरों के लिए पैसों को तकसीम करे, आबादी के हवाले से, पसमानदगी के हवाले से, ज़रूरतों के हवाले से। बल्कि मैं तो एक कदम और आगे जाना चाहता हूँ, टैक्स लगाने का निज़ाम भी हमें तब्दील करना चाहिए। मकामी हुकूमतें खुद टैक्स लगाएं अपनी ज़रूरतों के मुताबिक, और उसमें से सूबे और मरकज़ को अपने हिस्से का या अपने ज़िम्मे जो आता है टैक्स, उसकी अदायगी करें, बजाय इसके कि मरकज़ टैक्स लगाए और सूबों को पैसे दे। सूबे नहीं बल्कि मकामी हुकूमतें टैक्स लगाएं और अपनी सतह पर टैक्स लगाएं। इसी तरह सूबाई हुकूमतें अपनी सतह पर जो टैक्सेशन करना चाहती हैं अपने अखराजात को पूरा करने के लिए वो करें, और वफाकी हुकूमत को चूँकि कर्जों की अदायगी भी करनी होती है, दिफा के मामला भी उनके पास है, और ख़जाना उनके पास जो है वो सूबों के लिए और शहरों के लिए है, इसलिए इस सारे मामले को रिव्यू करने की तो जरूरत सही है। सर, निज़ाम जो है तब्दीली मांग रहा है, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत ही कम रह चुका है। माजरत के साथ सर, इब्राहिम बेग साहब का भी पॉइंट लेना चाहूँगा, इख्तितामी सर पॉइंट दीजिएगा, क्योंकि नई आइनी तरमीम के हवाले से भी MQM ने बात की है कि अवाम को बाख्तियार करने के लिए अब इंटरिम गवर्नमेंट है, और जब हुकूमतें इक़्तिदार में होती हैं तो तब क्यों नहीं? देखिए, 2 पॉइंट छोटे छोटे से मैं आपको बता देता हूँ। अगर इस मुल्क को आपने मुसीबतों से निकालना है तो इसको सियासी तौर पे, मुआशी तौर पे, सकाफती तौर पे और समाजी तौर पे आज़ादी देना होगी। एक बात, अगर आपने इसको निकालना है, आईनी तौर पे भी आज़ादी देना पड़ेगी। एक बात, जिसकी आज़ादी नहीं है उसका नतायज हम देख रहे हैं। दूसरा, आपने सिंध की बात की है। सिंध में चक्कर कुछ और है। बिलावल साहब के आने के बाद शहर में शहरी सिंध और देहात का सिंध दोनों का ब्लेंड पैदा हो रहा है। ये एक कंट्रडिक्शन बहुत अरसा पैदा की गई, बहुत अरसे से लड़ाइयाँ जारी थी। शहर और थे और देहात कहीं और खड़े थे। इस वक्त आप देख रहे हैं कि हैदराबाद में इलेक्शन हुआ तो क्या हुआ, एक नया ब्लेंड पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन बिलावल की कोशिशों से पैदा कर दिया है, जिसकी वजह से MQM की स्पेस बहुत कम हो रही है। उस कम होती हुई स्पेस की वजह से उनकी आंखें निकल रही हैं, वो चीख रहे हैं, वो रो रहे हैं। वो के एक हद तक मैं जरूर कहूंगा उनकी बात सही है कि आपको फाइनेंसेस, अगर आपने मरकज से फाइनेंसेस सूबों में ले लिए, आज़ादी आपने ले ली,
तो उनको निचली सतह तक फायदा पहुंचाना चाहिए। सही। अगर बेग आप साहब, निचली बेग सतह साहब तक- बहुत माजरत के साथ, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपके पॉइंट ऑफ व्यू का। नज़ीर लगारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और अजीम चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।